हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था का ये दूसरा लेक्चर है जिसमें हम आर्थिक समृद्धि एवं विकास के बारे में जानेंगे। चूंकि हम यह महेश सौड़ा सर की एनसीईआरटी पुस्तक से कवर कर रहे हैं जो कि प्रश्नों के माध्यम से कवर किया गया है। हम प्रश्नों को देखेंगे, जहां आवश्यक होगा कॉन्सेप्ट को भी देखते हुए चलेंगे। इससे हमारे प्रश्न भी तैयार होंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। चूंकि यहाँ पे दो कीवर्ड मेंशन किए गए हैं, जैसे आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास। समृद्धि से तात्पर्य हुआ जहाँ पे मात्रात्मक परिवर्तन हो, और विकास का अर्थ हुआ कि मात्रात्मक परिवर्तन तो हो लेकिन गुणात्मक परिवर्तन भी होने चाहिए। जैसे आपके पास पैसा तो है लेकिन आप जीवन को सुधारने में, भविष्य को ध्यान में रखकर कितना खर्च कर रहे हैं, इसको भी देखा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक नोट है, किसी अर्थव्यवस्था में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन, क्वांटिटेटिव चेंज, आर्थिक समृद्धि कहलाता है। जहाँ पे मात्रात्मक परिवर्तन होता है उसे हम आर्थिक समृद्धि कहते हैं। आगे है, प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन व प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि क्या दर्शाती है। जब प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन अधिक हो और प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि होती है तो उसे हम आर्थिक समृद्धि कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे कोई व्यक्ति पहले 10 वस्तुएं खर्च करता था, अब वो 100 करता है, तो कहीं ना कहीं उसके खर्च में बढ़ोतरी हो रही है ना। और चूंकि 10 से 100 का उत्पादन भी हो रहा है तो ये पूरा उसकी आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है। आगे देखते हैं, यदि किसी देश में पूंजी निर्माण हो रहा है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि किसी देश में पूंजी निर्माण हो रहा है तो ये श्योर है कि उस देश में आर्थिक समृद्धि में अनिवार्य रूप से वृद्धि होगी। जैसे उद्योग धंधे लग गए तो लोगों की आमदनी बढ़ जाएगी, तो श्योर है कि आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी। तो इसी को बताया गया है कि पूंजी निर्माण से आर्थिक समृद्धि में अनिवार्य रूप से वृद्धि होगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि आर्थिक विकास भी हो, कि कोई व्यक्ति के पास पैसा आ गया तो जरूरी नहीं वो कि जीवन की गुणवत्ता सुधारने में वो लगाए। हो सकता है वो घूमने फिरने में लगा दे, पैसा खर्चने कहीं भी इधर उधर लगा दे, वो भविष्य को ध्यान में, शिक्षा को लेके, अपने स्वास्थ्य को लेके उतना खर्च ना करे। आगे है, किसी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड किसे माना जाता है। आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड किसी भी देश के लिए प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को माना जाता है। माना जाता है कि यदि वहाँ की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय क्या है, उससे उस देश की समृद्धि दर्शाती है। जैसे किसी देश में प्रति व्यक्ति 10 रुपये है या 1,000 है सालाना या मंथली, और कहीं है 1,00,000 है, तो कहीं ना कहीं समृद्धि का स्तर उसे 1,00,000 वाले के यहाँ ज्यादा है ना। तो दर्शाता है प्रति व्यक्ति आय कि उस देश की समृद्धि कितनी है। आगे है, भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की है। किस वर्ष सबसे अधिक समृद्धि प्राप्त की है, तो वो है 2006-07 में 9.6%, 9.6% से समृद्धि दर्ज किया। अर्थात जो लोगों के हाथ में पैसा या देश में पैसा या जो भी आर्थिक समृद्धि है सबसे अधिक 2006-07 में हुई है। ये तक का रिकॉर्ड रहा है। आगे है, भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का मुख्य कारण क्या है। पूंजी उत्पादन अनुपात का अधिक होना। भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर में समृद्धि कम होने का मुख्य कारण यही है कि जो उत्पाद है वो अधिक है भारत में, कि जो समृद्धि दर कम है किस लिए, क्योंकि जो पूंजी उत्पाद अनुपात है वो अधिक है। आगे है, आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास किस प्रकार की अवधारणा है। इसमें बताया गया है कि आर्थिक समृद्धि वस्तुनिष्ठ होती है जबकि आर्थिक विकास व्यक्तिनिष्ठ होता है। जैसे किसी के पास 100 रुपए हैं और अगले के पास भी 100 रुपए हैं, तो जो एक के पास 100 रुपए हैं उसने घूमने फिरने में, लग्जरियस लाइफ जीने में खत्म कर दी, और एक है कि उसने 10 रुपए घूमने फिरने में लगाए, 10 रुपए वो अपने स्वास्थ्य को लगाया, कुछ अन्य जगह 50 रुपए लगा दिए, और जो बचा उसने अपने जीवन को गुणवत्ता सुधारने में लगा दिए और 10 रुपए बचत में लगा दिए। तो कहीं ना कहीं ये अपने इसी 100 रुपए को मैनेज करके चल रहा है और भविष्य को ध्यान में रख के कार्य कर रहा है।
व्यक्ति को केंद्रित करके कार्य को कर रहा है, तो यह व्यक्तिनिष्ठ हो गया, अर्थात यह आर्थिक विकास की कैटेगरी में आ गया। आगे है, किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन को आर्थिक विकास कहते हैं। इसमें सामाजिक मूल्य निहित होता है। जिसमें सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखकर विकास किया जाता है उसे हम आर्थिक विकास कहते हैं। जबकि जब केवल मात्रात्मक परिवर्तन को ध्यान में दिया जाता है तो वह आर्थिक समृद्धि कहलाता है। जब आर्थिक समृद्धि हो रही है, जब किसी के पास पैसा बढ़ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि उसके पास आर्थिक विकास होगा ही होगा। लेकिन अगर किसी का आर्थिक विकास हुआ है तो उसमें वो चीज छिपी है कि उसकी आर्थिक समृद्धि भी हुई होगी। उसके पास पैसा हुआ होगा, इसीलिए उसका विकास भी हो गया। तो आर्थिक विकास है तो आर्थिक समृद्धि अपने आप हो चुकी होगी, वो पहले हो चुकी होगी। वहीं आर्थिक समृद्धि हुई है लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आर्थिक विकास भी हो। तो आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। आगे है, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मुख्य संकेतक क्या हैं? आर्थिक विकास के मुख्य संकेतक क्या क्या हैं? मानव पूंजी में वृद्धि, असमानता में कमी और अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन आर्थिक विकास के संकेतक हैं। आर्थिक विकास हुआ है मतलब मानव पूंजी में वृद्धि हुई है, असमानता में कमी हुई है और अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन आया है। जैसे स्कूल अधिक खुले हैं, अस्पतालों के निर्माण अधिक हुआ है, पिछड़े इलाकों का विकास अधिक हुआ है ताकि लोग समावेशी हो सकें। तो इन सब के बारे में ध्यान रखा जाता है जिसे हम संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। आगे है, आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू होने के पश्चात किस वर्ष आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही है? जब आर्थिक उदारीकरण लागू हुआ, ये कब हुआ? वर्ष 1991 ईस्वी में, जिसे हम LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। जब आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू हुई, किस वर्ष आर्थिक विकास दर सबसे अधिक रहा? वो है 2006 और 7 में 9.6% रहा है। तो आप इसको याद रखिएगा कि सबसे अधिक जो आर्थिक विकास दर रही है वो 2006-7 में रही है। 9.6% की दर से आर्थिक विकास हुआ है। आर्थिक विकास हुआ है मतलब समृद्धि भी हुई होगी। आगे है, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम रही है? वो है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही हमारा भारत चीन के साथ युद्ध हो जाता है, पाकिस्तान के साथ भी उसी समय होता है, इसीलिए हमारी आर्थिक जो विकास दर रही है सबसे कम रही है, क्योंकि वो पूरा ही नहीं हो पाता है। आगे है, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही है? कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना है जिसमें आर्थिक विकास दर सबसे अधिक रही है? आर्थिक विकास दर वो है 7.8% की दर से 11वीं पंचवर्षीय योजना में। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक रही है, तो उसमें 7.8% से वृद्धि रही है। ये वही है 2006-7 का ही समय है और वह 11वीं पंचवर्षीय योजना में आता है। आगे है, किस पंचवर्षीय योजना में, हम इसको देख चुके हैं। आगे है, सकल घरेलू उत्पाद GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पादन में, प्रोडक्शन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? जब GDP में परिवर्तन होती है तो उसकी दर आर्थिक विकास दर कहलाती है। GDP में वृद्धि होती है तो हमें ये होता है कि हमारे देश में समृद्धि तो हो रही है लेकिन विकास भी साथ साथ हो रहा है। आगे है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, PQLI जिसे कहते हैं, की बात की गई है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? वो थे मॉरिस ने 1976 ईस्वी में किया था। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक सबसे पहले मॉरिस ने 1976 ईस्वी में लाया। आगे है,
वर्ष 1970 में आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम बेसिक नीड्स अप्रोचेज दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? किसकी बात हो रही है? 1970 में आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम सबसे पहले यह विश्व बैंक के द्वारा प्रतिपादित किया गया। आगे है, आर्थिक विकास के मापन हेतु क्रय शक्ति समता विधि, जिसे हम पीपीपी कहते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी का प्रतिपादन किया था। तो सबसे पहले क्रय शक्ति समता विधि का जो विधि है वह जी.आर. कैसेल ने दिया था। उन्होंने कहा परचेजिंग पावर पैरिटी किसी व्यक्ति या किसी देश में किसी व्यक्ति की खरीद क्षमता या वस्तुओं की, मान लीजिए एक टोकरी है तो उस देश में वह टोकरी में सेम सामान एक देश में रखा हो, उसी टोकरी में सेम सामान अन्य देश में रखा हो, तो वह टोकरी उस देश में किस भाव में मिल रहा है, जैसे यूएसए में किस भाव में मिल रहा है, और सेम वस्तुएं उसी टोकरी में रखी हो और भारत में किस रेट में मिल रही हैं। तो जो क्षमता भारत में है और जो क्षमता अमेरिका में है, तो इसे हम जब कंपेयर करेंगे तो यह परचेजिंग पावर पैरिटी कहलाती है। तो देखेंगे कि वही वस्तु भारत में कितने रुपए में मिल रही है और वही वस्तु अमेरिका में कितने में मिल रही है। इस आधार पर हम परचेजिंग पावर पैरिटी को निकालते हैं। तो सबसे पहले जी.आर. कैसेल के द्वारा लाया गया। आगे यहाँ पे एक नोट है कि विश्व बैंक के अनुसार क्रय शक्ति समता परचेजिंग पावर पैरिटी, जिसे हम पीपी कहते हैं, के आधार पर चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। किसकी बात हो रही है कि यहाँ पे परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर सबसे पहले चीन है, फिर अमेरिका है और तीसरे नंबर पर भारत है। कि जैसे एक टोकरी में 5 सेब रखे हैं, दूसरी टोकरी में 5 सेब रखे हैं सेम भाव के, और तीसरी टोकरी में भी 5 सेब रखे हैं, तो सबसे अच्छे दामों में अमेरिका में, चीन में मिलेगा, फिर यूएसए में मिलेगा और तीसरे नंबर पर भारत में मिलेगा। तो हम देख रहे हैं कि परचेजिंग पावर पैरिटी में तो भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। आगे है, अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को किस प्रकार की पूंजी माना जाता है? मानवीय पूंजी। अगर अर्थव्यवस्था में ज्ञान में वृद्धि हो, तकनीकी कुशलता में वृद्धि हो, शिक्षा में वृद्धि हो, तो यह मानव पूंजी के विकास के अंतर्गत आते हैं। आगे है, भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक प्रतिदर्श गांव से संबंधित क्या जानकारी प्रदान करता है? यह जो भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन है, यह प्रतिवर्ष आधारिक संरचना, सुख साधन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक को प्रतिपादित करता है। आगे देखते हैं, किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा वर्ष 1990 से मानव विकास सूचकांक को प्रस्तुत किया जाता है? कब से? वर्ष 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, जिसे हम यूएनडीपी कहते हैं, उसके द्वारा 1990 से प्रतिपादित किया जाता है। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक, जिसे हम HDI कहते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो वह महबूब उल हक के द्वारा विकसित किया गया था, जो कि पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी। तो आप याद रखिएगा कि एक पाकिस्तानी महबूब उल हक के द्वारा मानव विकास सूचकांक सबसे पहले प्रतिपादित किया गया। आगे है, मानव विकास सूचकांक के 3 मुख्य घटक कौन से हैं? मानव विकास सूचकांक के 3 मुख्य घटक होते हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला है जीवन प्रत्याशा, दूसरा है शिक्षा स्तर और तीसरा है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, अर्थात जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर कैसा है, उस देश की GDP कैसी है, इसके आधार पर हम किसी देश के मानव विकास सूचकांक को निर्धारित करते हैं। आगे है, यहाँ पे एक नोट है कि जीवन प्रत्याशा सूचकांक की गणना हेतु अधिकतम आयु प्रत्याशा 85 वर्ष तथा न्यूनतम आयु प्रत्याशा 20 वर्ष ली जाती है। अधिकतम 85 वर्ष और कम से कम एक व्यक्ति 20 वर्ष तो जिएगा ही, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 वर्ष मानी गई है।
आगे है, यहाँ पे करंट न्यूज़ दिया गया है, जब ये बुक बनी होगी, कि मानव विकास रिपोर्ट 2020 में किस देश का पहला स्थान है, तो वो नॉर्वे था, उस समय 2020 में पहले स्थान पर था। आगे है, सतत आर्थिक विकास को क्या अभिप्राय होता है, अर्थात सतत आर्थिक विकास का क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ यह होता है कि वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास हो। जैसे जैसे मान लीजिए हम किसी चीज का दोहन कर रहे हैं, जमीन से हो गया या कहीं से भी, तो हम ये नहीं कि दोहन में इतना लीन हो जाए कि पर्यावरण को ध्यान में ना दें, या फिर कोई वस्तु इतनी है तो पूरा दोहन कर लें कि भविष्य की पीढ़ी के लिए कुछ बचे ना। नहीं, हम विकास करेंगे लेकिन पर्यावरण को ध्यान में रखकर और भविष्य की पीढ़ियों को भी ध्यान में रखकर किसी भी तरीके का विकास किया जाएगा। तो ऐसा विकास सतत आर्थिक विकास कहलाता है। आगे यहाँ पे एक नोट है कि मानव विकास सूचकांक 2020 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019-2020 में जारी किया गया। उसमें कहा गया है कि 2020 में भारत का विश्व में 131वां स्थान था। तो आप ये करंट है तो आप इसको याद रखिएगा कि 2020 का, फिर 21 का, और फिर 22 का और 23 का, इसी तरीके से याद रखिएगा क्रमवार। तो इसमें 20 का दिया है, आप 21, 22, 23 का याद रख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा ये भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधित एक छोटा सा लेक्चर था, जिसमें हम आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास में अंतर को समझे हैं, कब आया, और आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में तो आप इसको याद रखिएगा, जैसे महबूबुल हक को याद रखिएगा। आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास में अंतर क्या है, इसको याद रखिएगा। सतत आर्थिक विकास क्या होता है, ये याद रखिएगा। तो ये कीवर्ड्स आप याद रखेंगे तो इससे संबंधित प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो इस लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं, आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, तो इससे प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। तो इसको हम समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।